नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। आपको बता दें कि इससे हमने अपने पहले वाली वीडियो में आपको उत्तक के बारे में बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे सर उत्तक के टाइप के बारे में, उत्तक कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि आज हमारा उत्तक के में पहला टॉपिक है सरल अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिससे सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। जो एपिडर्मिस होता है, आपको हमें पहले वाले अपनी वीडियो में नेक्स्ट बताया था कि एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है। आपको पता है कि एपिडर्मिस पौधे के एकदम ऊपरी भाग में पाया जाता है। एपिडर्मिस पाया जाता है जो इसके नीचे कोशिकाओं की कुछ लेयर होती है जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक में भी सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले पेरेन्काइमा का पढ़ेंगे। आपको बता दें सब पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक होता है। आपको पता है प्लांट में सबसे ज़्यादा अधिक पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक होता है। ठीक है, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का एक बना होता है। इसका जो लेयर होता है पतली सेल वाले, इसमें सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिका क्या होती है, लिविंग सेल होती हैं। जो पेरेन्काइमा क्या होता है वो लिविंग सेल होता है, ये परा है, बंध मुक्त होती है, ये किसी से जुड़ी नहीं होती। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। आपको बता दें जो पेरेन्काइमा ऊतक टिश्यू होती हैं उनके मध्य कोशिकाओं में रिक्त स्थान ज़्यादा पाया जाता है। ये ऊतक जो भोजन का भंडार करते हैं, आपको बता दें जो पेरेन्काइमा का क्या कहती है भोजन का स्टोर कर रखना इसका काम होता है। ठीक है, देखिए पेरेन्काइमा का फिगर, इसमें देखिए इंट्रासेलुलर अंतराकोशिकीय स्थान ज़्यादा देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कुछ पेरेन्काइमा ऊतक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। आपको बता दें कुछ पेरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थिति में ऐसे ऊतकों को जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस होता है उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। आपको बता दें जलीय पौधे में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी-बड़ी कैविटी पाई जाती है। हवा की बड़ी-बड़ी गुहिकाएँ होती हैं जिसके कारण ये जल में तैरती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को जिन जलीय पौधे में आपने देखा होगा कि कुछ पेरेन्काइमा होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं वो तैरते किस वजह से, पेरेन्काइमा के कारण। ठीक है, जलीय पौधे में जो पेरेन्काइमा कोशिकाओं के मध्य में हवा हवा के भरने के लिए छोटी-छोटी गुहिकाएँ होती है उस प्लांट में, जिसके कारण वो जल में क्या तैरती रहती है और इस प्रकार पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बहुत से पौधों को हम जैसे मोड़ते हैं वैसे मुड़ जाता है क्योंकि वो लचीलापन उसमें होता है। वो लचीलापन किसके कारण होता है, वो कोलेन्काइमा के कारण होता है। पौधे में लचीलापन का गुण एक अस्थायी ऊतक है। वो किसके कारण होता है, वो कोलेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे लचीलापन लाता है। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं बहुत अच्छी लचीले होते हैं, जहाँ से हम उसको मोड़े मुड़ जाते हैं। उनकी टहनियाँ भी बहुत लचीली होती है। पौधे के विभिन्न भागों में कोलेन्काइमा पाया जाता है। आपको बता दें कोलेन्काइमा पाया कहाँ जाता है, ये जो मुर्गी की पत्ती होती है, तना होता है, बिना टूटे उसमें क्या लचीलापन आता है। और ये पौधों को जो कोलेन्काइमा का कार्य क्या होते हैं, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान कर, जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान उसको सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के ठीक नीचे परिवृत्त में पाया जाता है। परिवृत्त उसे कहते हैं जो डंठल के बीच में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं जो कोलेन्काइमा के भी सेल क्या होती हैं, जीवित होती है और लंबी अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। पेरेन्काइमा में क्या होता है, पेरेन्काइमा एक लिविंग सेल्स थी और जो ऊतक कोलेन्काइमा क्या ये भी क्या लिविंग सेल्स होती है। कोलेन्काइमा अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी-मोटी होती है। ठीक है, कोने पर तथा कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। आपको बताया था कि जो पेरेन्काइमा था उसमें रिक्त स्थान सबसे अधिक पाया जाता था, पर कोलेन्काइमा में ऐसा नहीं होता है। कोलेन्काइमा में बहुत रिक्त स्थान कम पाया देखने को मिलता है, जैसे हम आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए कोलेन्काइमा का फिगर है, इसमें देखिए इसकी जो भित्ति है मोटी है,
इसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है, राजधानी भी पाया जाता है। जो कोशिका भित्तियों क्या है, इसमें इंटरसेलुलर स्थान कहीं नहीं दिखा, अंतराकोशिकीय स्थान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे जबकि पेरेन्काइमा में अंतराकोशिकीय स्थान दिखाई दे रहा था। अब हम पढ़ेंगे, आपको पता है कि एक अन्य प्रकार का ऊतक होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, जिससे पौधे मजबूत होते, कठोर होते और आसानी से खड़े रहते हैं। वो किसके इन ऊतकों में स्क्लेरेन्काइमा किस कारण होता है, आपको बता दें कि एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोरता और मजबूत बनाता है। जैसे आपने देखा होगा, सारे पेड़ मजबूत होते हैं और कठोर भी होते हैं साथ में। वो किस कारण होते हैं? वो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के कारण होते हैं। हमने नारियल के एक रेशे को छिलके को देखा है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो छिलका होता है, जो नारियल का खोल होता है, वो किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? मृत। आपको बता दें, अस्थायी ऊतक में 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन आपको बता दें कि जो पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा होते हैं वो लिविंग सेल थी, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा वो क्या है? डेड सेल होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। ये लंबी होती है और पतली भी होती हैं। साथ में क्या होती है? लंबी भी होती है, पतली भी होती है, क्योंकि इस ऊतक की जो भित्ति होती है ना, लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक होती है, लंबी के साथ साथ पतली भी होती है, और जो इनका सेल वॉल होता है ना, उसके ऊतक की जो भित्ति होती है, वॉल होती है, लिग्निन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट के कारण ये मोटी होती है। ये भित्तियाँ आपको बता दें, जो ये वॉल होती है स्क्लेरेन्काइमा की, प्राय इतनी मोटी होती हैं कि इसके कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि स्क्लेरेन्काइमा में भी कोई आंतरिक स्थान क्या होता है? गैप वाला कोई भी जगह नहीं पाया जाता है। पेरेन्काइमा में आंतरिक स्थान पाया जाता था, पर कोलेन्काइमा में भी आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है, और साथ ही में स्क्लेरेन्काइमा में भी कोई आंतरिक स्थान स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए स्क्लेरेन्काइमा का फिगर है। स्क्लेरेन्काइमा में कोई इंटरसेलुलर स्थान या आंतरिक स्थान नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यह ऊतक तने सबवैस्कुलर बंडल, ये जो स्क्लेरेन्काइमा है कहाँ कहाँ पाया? स्क्लेरेन्काइमा तने में, वैस्कुलर बंडल के समीप, पत्तों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके व छिलकों में उपस्थित होता है। आपको बता दें स्क्लेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये कठोर पदार्थ, कठोर है तो कठोर कहाँ पाया जाएगा? कठोर तने में पाया जाएगा। वैस्कुलर बंडल के समीप जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों के सिराओं पर भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, और डंठल में पाया जाता है। बीज भी बहुत से कठोर होते हैं। वहाँ पे क्या स्क्लेरेन्काइमा होता है? फलों के कठोर छिलके, फलों के जितने भी कठोर छिलके होते हैं, क्या वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा उपस्थित होता है। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? स्क्लेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? पौधों को मजबूती प्रदान करना, जिससे वह हवा पानी से ये सड़े नहीं और उसे बचाव करे। ठीक है, पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। यह रियो की एक ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग ना निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पैकेट्स में रखें। ठीक है, इसमें कुछ बूंद सैफरीन का विलयन डालना है। आपको पता है कि जो आपने देख रहे हैं कि कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत बनी होती है। आपको बता दें, जो एपिडर्मिस होती है कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, उसमें एक लेयर होता है। ठीक है, ये शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस की तो मोटी होती है। जैसे आपको बता दें, जहाँ पे शुष्क हो, नमी ना हो, वहाँ पे जो एपिडर्मिस उस प्लांट में जो एपिडर्मिस होता है वो मोटी होती है, जो जल के क्षय से क्या करते हैं? बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ पे पानी ना हो, वहाँ पे शुष्क स्थान, और जहाँ पे उन प्लांटों में जो एपिडर्मिस होती है, उन पे क्या होता है? एपिडर्मिस थोड़ी मोटी होती है। वो क्या करती है? उनका मेन काम क्या करता है कि वो जल को बचाने का काम करती है। ठीक है, यह पौधों की पूरी तरह सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। इस पौधों की जो पूरी लेयर होती है, पूरी सतह क्या होती है? एपिडर्मिस से ढकी रहती है, जिससे पानी का बचाव हो सके। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती हैं। सभी भागों की एपिडर्मिस क्या करता है? पौधे के सभी पार्ट का क्या रक्षा करता है? एपिडर्मल कोशिकाएं पौधे की बाह्य स्तर पर, आपको बता दें, जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है पौधे की बाहरी स्तर पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जो होता है
क्या करती है, जो एपिडर्मस कोशिकाएं होती है जो पौधे की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी सतह बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध को यांत्रिक आघात या परजीवी कवक से प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। शुष्क स्थान पे मिलने वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है क्या होती है, वो मोटी होती है। एपिडर्मिस मोटी होने के कारण उसमें जल को बचाया जा सकता है और पौधों की सतह पर पूरी तरह एपिडर्मिस पाई जाती है। इससे पूरे प्लांट से जो पानी की हानि ना हो उसकी वजह से उसको एपिडर्मिस की वजह से बचाया जा सकता है। एपिडर्मिस कोशिका होती है, एपिडर्मिस कोशिका पौधे की बाहरी सतह पर उनमें एक मोम जैसी जेली के जल की प्रतिरोधी परत बनी होती है, जिससे जल का क्षय के विरोध में या आंतरिक आघात या कोई परजीवी कवक जैसे प्रवेश न करे, उसकी पौधों से रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं के उत्तरदायित्व की रक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं के उत्तरदायित्व क्या होता है कि उसका मेन फंक्शन एपिडर्मल कोशिकाओं का कि रक्षा करना, प्लांट का क्या होता है, रक्षा करना है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अक्षीण परत बनाती है। आपको बता दें कि जो शुष्क मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाने जितने भी प्लांट होते हैं उनके एपिडर्मस कोशिकाओं में क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है और परत बनाती है, जिससे आपको बता दें अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाओं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। क्या होती है, चपटी होती है। सामान्य उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां जो उनकी सबसे बाहरी वाली और उनकी साइड वाली जो वाल होती है वो अतिरिक्त भित्तियों में मोटी होती है। जो उनकी साइड वाली और ऊपर वाली जो लेयर होती हैं क्या कहलाती है, वो अतिरिक्त भित्तियां वाल क्या होता है वो मोटी होती हैं। आपको बता दें जो पत्ती की एपिडर्मिस में हमें छोटे-छोटे छिद्र देख सकते हैं। आपको बता दें जो पत्ती होती है उनको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उनमें छोटे-छोटे छिद्र देख सकते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो छोटे-छोटे पत्तियों की एपिडर्मिस में हम छोटे-छोटे छिद्रों को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। बता दें स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती है। आपको बता दें कि स्टोमेटा, जैसे ये फिगर देखिए, ये स्टोमेटा जो वृक्क के आकार की दो कोशिकाएं इसकी रक्षा करती हैं, जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं या रक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। रक्षी कोशिकाएं ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती है। जो ये कोशिकाएं होती है, जो स्टोमेटा सेल होते हैं, जो पत्तियों में वायुमंडल से आने वाले जितने भी गैस है उनके आदान प्रदान के क्या करती हैं, आने के लिए आवश्यक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की जो फंक्शन क्रिया होती है वो स्टोमेटा के ही द्वारा होती है। आपको बता दें जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है पौधों में, वो स्टोमेटा के ही द्वारा होता है। जैसे वाष्प के रूप में पानी का निकलना भी किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, जिससे स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। देखिए ये फिगर दिखाया गया जिसमें ये एक लीफ है, पत्ती है, पत्ती में दिखाई गई गॉड सेल्स, रक्षी कोशिकाएं होती है दोनों तरफ से। ये छोटे-छोटे दिखाए स्टोमेटा है। देखिए यहाँ पे छोटी-छोटी कोशिकाएं का स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा है। यहीं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है। आपको बता दें पौधों की जड़ों में भी एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो एपिडर्मल जड़ों में पाए जाने वाली जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है उनका मेन कार्य क्या होता है, पानी को सोखने का कार्य करते हैं, इनकी अवशोषण करने का कार्य करती है। साधारणतः आपको बता दें कि उनमें बाल जैसे पर्वत होते हैं, छोटे-छोटे बाल जैसे संरचना होती है, जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह को बढ़ जाती है, जिससे वो बाल जैसी संरचना क्या करती है कि जितने भी आसपास पानी होता है उस पानी को वो जड़ों की कुल अवशोषक सतह को क्या बढ़ा सकती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में क्या करती है, वृद्धि करती है। किसकी वजह से जो जड़ों पे एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जड़ में वो क्या करती है, वो पर्वत की तरह बाल जैसी संरचना होती है, जिससे जड़ों के कुल अवशोषक सतह को क्या बढ़ा देती है और उनकी पानी सोखने की क्षमता की क्या वृद्धि कर देती है।
मरुस्थलीय भाग पौधों में आपको बता दें, जो शुष्क स्थान है या मरुस्थलीय पौधों की जो बाहरी वाली एपिडर्मिस में क्यूटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूटिन का लेप होता है। आपको बता दें, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन पौधों की बाहरी सतह पे जो एपिडर्मिस पाया जाता है उनमें क्यूटिन का एक लेप होता है, जिससे यह जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। क्यूटिन क्या करते हैं? जल अवरोधक और रासायनिक पदार्थ। आपको बताया है कि मरुस्थलीय पौधों में मोम जैसे जल मरुस्थलीय पौधे में एक एपिडर्मिस मोम जैसी जल की संरचना होती है, जो प्लांट को पानी को एब्जॉर्ब बाहर निकलने से रोकती है। जिससे वो कौन सा पदार्थ था? वहाँ पे क्यूटिन था। क्यूटिन के कारण ही जल अवरोधक, ये क्यूटिन क्या एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है जो प्लांट से पानी को निकलने से रोकता है। ठीक है, वो सिर्फ मरुस्थलीय प्लांट वाले में। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? आपको बता दें कि एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है। आपको बता दें कि क्या एक जो पेड़ की जो बाहरी शाखा होती है, एक नया पेड़, उसकी बाहरी शाखा की परत तने की बाह्य परत से भिन्न होती है। आपको बता दें, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती जाती है उसकी बाह्य परत सुरक्षात्मक ऊतक मतलब प्रोटेक्टिव टिश्यू में कुछ परिवर्तन होता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है बच्चों, उसके बाह्य जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है उनमें क्या होता है? कुछ परिवर्तन होता है। उनमें परिवर्तन होता है क्योंकि द्वितीयक विभेदोतक मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है। आपको बता दें, एक पत्ती जो उसका एक लेयर होता है वो कॉर्टेक्स में होती है, कार्क नामक कोशिकाओं की परत को बनाती है। आपको बता दें, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है जिसको द्वितीय विभेदोतक भी बोलते हैं, एक पट्टी होती है, एक लेयर होती है जो कॉर्टेक्स में होती है। बाद में यह क्या कहता है? कार्क नामक कोशिकाओं की परत को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। आपको बता दें, जो वृक्ष पुराने होते जाते हैं, उनकी एज बढ़ती जाती है, उनको जो ऊपरी लेयर होती है क्या होती है? वो डेड सेल की हो जाती है। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होते हैं। इनमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अंतःकोशिकीय स्थान में तो रिक्त स्थान नहीं होता है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। आपको बता दें, जो सुबेरिन नामक बता दें, इनकी जो पुराने जो वृक्ष होते हैं उनमें, पुराने वृक्ष में क्या होता है कि उनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इनकी भित्ति जो इनकी वाल होती है पुराने वृक्षों की, सुबेरिन नामक पदार्थ होता है, जो इनको छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक है, देखिए ये गॉड सेल्स का फिगर है। ठीक है, रच्छी ऊतक का फिगर है। जैसे यहाँ पे छाल कोशिकाएं होती है, ये पट्टी हुई एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है टिश्यू में जटिल ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है, उनके बारे में। अभी तक हमने सरल अस्थायी ऊतक के बारे में, अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, आपको जितना टॉपिक पढ़ा उतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जटिल ऊतक के बारे में। ठीक है, अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों का विचार करते हैं। आपको बता दें, अभी तक हम सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका से बने विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में हम अभी तक पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो एक ही तरह से दिखाई देते थे, जो समान रूप से क्या करते, एक ही समान दिखाई देते थे, ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते थे। क्या कहते थे? ऐसे ऊतकों को क्या कहते? साधारण अस्थायी ऊतक कहते थे। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक जो जटिल ऊतक कहते हैं, आपको बताते हैं, अन्य प्रकार के जो अस्थायी ऊतक होते हैं उनको हम जटिल ऊतक भी कहते हैं। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपको बता दें कि सरल ऊतक था, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे, लेकिन जटिल ऊतक क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जटिल ऊतक। ठीक है, और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, और ये जितने भी कोशिकाएं मिलकर सारे एक इकाई के एक यूनिट में काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतक के उदाहरण। आपको बता दें, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतक के क्या उदाहरण है? आपको बता दें, इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को साथ में क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, और ये मिलकर संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं?
जाइलम और फ्लोएम को साथ में हम क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। लेकिन ये जब मिलते हैं तो दोनों का वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि संवहन ऊतक में वैस्कुलर टिश्यू जटिल पौधों की एक विशेषता होती है। जटिल पौधों की क्या एक विशेषता होती है, जो कि उन स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। आपको बता दें कि जो पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के उनके फेवरेबल अकॉर्डिंग के अनुसार रहने के अनुकूल बनाती है। तने का एक भाग दिखाया गया, बता दें कि इस फिगर में अभी हमने आगे वो फिगर दिखाया, उस फिगर में तने का एक भाग दिखाया गया है। आपको बता दें कि क्या हम वैस्कुलर बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। आपको बता दें जो वैस्कुलर बंडल में जो मौजूद होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, उनको दिखाते हैं। जैसे आपको बता दें जाइलम के कितने घटक होते हैं, जाइलम, ट्रैकिड, वाहिकाएं। आपको बता दें जाइलम के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? आपको बता दें जाइलम, ट्रैकिड, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होता है। जाइलम फाइबर होता है। जाइलम के 4 और घटक होते हैं, जो जाइलम वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होता है। ठीक है, देखिए इस फिगर में दिखाया गया जाइलम ट्राइकेट, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर भी होता है। जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। आपको बता दें ट्रैकिड एवं वाहिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है, जो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वाहिकाएं होती हैं, जो उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, उनकी सेल वॉल मोटी होती है और इनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। आपको बता दें जितने भी मैच्योर जाइलम जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वाहिकाएं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें जो मेच्योर सेल होती है ना वो मृत होती है। मेच्योर सेल होती है, परिपक्व कोशिकाएं होती है, क्या मृत होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकार होती है। आपको बता दें जो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वाहिकाएं होती हैं उनकी संरचना कैसे नली के आकार की जैसे होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होती है। आपको बता दें ऊर्ध्वाधर संवहन होती है, एक ही डायरेक्शन में संवहन होता है, संचार होता है, ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का स्टोरेज कार्य करता है। आपको बता दें कि पेरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन था वो भोजन का स्टोरेज करना था, भोजन का संग्रह करना था। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा भोजन का स्टोरेज करने का कार्य करता है और जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। जाइलम क्या करता है, मुख्यतः सहारा देने का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के भी 5 प्रकार के अवयव होते हैं। फ्लोएम के भी 5 प्रकार के अवयव होते हैं। कौन सी? चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिका, सादी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स रेशे होते से मिलकर बना हुआ था। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव से मिलकर बना हुआ था। कौन कौन सी? चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिका को सेव ट्यूब कहते हैं, साथी कोशिका को कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये फ्लोएम रेशो को ही फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं, मिलकर बना होता है 5 प्रकार के। आपको बता दें फ्लोएम की चलनी कोशिका है। चलनी नलिका क्या होती है, छिद्रित भित्ति वाली नलिका कोशिका होती है। चलनी नलिका होती है फ्लोएम की, वो छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिका कोशिकाएं होती है। फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों से भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या कार्य क्या होता है, फ्लोएम को पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम जो पत्तियों भोजन बनाती है वो पौधे के प्रत्येक पार्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है। वेटर का काम क्या करता है, फ्लोएम को ही हम वेटर कहते हैं। ठीक है, पौधों में वेटर का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, क्योंकि वेटर का काम यही क्या है कि भोजन को हर जगह पौधे के हर पार्ट में पहुंचाने का काम क्या करता है, फ्लोएम करता है। आपको बता दें जो फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती है। जो फ्लोएम 5 घटकों से मिलकर बनता है, चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिका कोशिकाएं और नलिका से फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम ट्यूब, जो सभी में जीवित कोशिकाएं क्या होती है, फ्लोएम रेशो को छोड़कर सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित लिविंग सेल्स होती हैं। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि जटिल ऊतक के प्रकार होते हैं। जटिल ऊतक के प्रकार में फ्लोएम का सेक्शन है, इस कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, चलनी कोशिका और चलनी प्लेट। ठीक है,